सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम कविता एक मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित इसका अगला भाग पढ़ेंगे। उसके पहले हम आज का सुविचार देखते हैं। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। इसका अर्थ यह है, माँ यानी जननी, मातृभूमि यानी जहाँ हमने जन्म लिया है, और मातृभाषा यानी जो हमारी बोली भाषा है, उसका कोई भी दूसरा पर्याय नहीं है। विकल्प यानी पर्याय नहीं है। यह सब संसार में एक ही है और इसका सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। तो अब हम पिछली तासिका में पढ़ी हुई कविता को एक बार याद करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। यहाँ कवि कहते हैं कि अपनी मातृभूमि भारत माता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि इस भूमि पर दूर तक फैली हुई हरियाली और अनंत आसमान जो नीले रंग का है, वह बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है कि हरियाली से पूर्ण शरीर ने नीले रंग का अंबर यानी नीले रंग के आसमान ने वस्त्र धारण किया हुआ है। सूर्य और चंद्रमा भारत के मुकुट के समान लगते हैं और धरती और आसमान के बीच फैला हुआ जो गोलाकार आकार में समुद्र है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने कमर में समुद्र रूपी करधनी पहनी हो, कमर पट्टा पहना हो। अलग अलग सुंदर सुंदर पुष्प यहाँ शोभायान है। जिस प्रकार राजा के दरबार में उनका यशगान करते हुए बंदीजन हुआ करते थे, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने कलरव से, अपने आवाज से, अपने मधुर संगीत से भारत माता का यशोगान कर रहे हैं। उन्मुक्त गगन में चहचहाते हुए पक्षियों का यह दल अपने कलरव से भारत माता की महिमा का गान कर रहा है। हमारी मातृभूमि शेषनाग के फन रूपी सिंहासन पर विराजमान है। बादल जल बरसाकर माता का अभिषेक कर रहे हैं और कवि कहते हैं कि इस देश पर बलिहारी जाते हैं। हे मेरी मातृभूमि, तू वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिरूप है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर है, परमेश्वर है, उसी प्रकार से मातृभूमि भी सबसे ऊपर है। वह ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर के समान है। समानार्थी शब्द पिछली कक्षा में भी दिए थे, मैंने पीडीएफ फाइल भी दी थी, तो भी एक बार फिर से आपको पुनरावृत्ति करवाती हूँ। नीलांबर नीले आसमान के समान, परिधान वस्त्र कपड़ा हरित हरा रंग, पट ओढ़ना यानी वस्त्र ओढ़ना, मुकुट ताज किरीट, मेखला कमरपट्टा करधन, रत्नाकर सागर समुद्र, प्रवाह बहना, खगवृंद पक्षियों का समूह, बंदीजन यशोगान करने वाला भाट, अभिषेक जल का छिड़काव पूजा, खग पक्षी, पयोत बादल मेघ, सर्वेश ईश्वर सबका स्वामी, सगुण साकार ब्रह्मरूप, विरुद्धार्थी शब्द सगुण दुर्गुण, सत्य असत्य, सुंदर कुरूप। अब आगे हम कविता देखते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है।
शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। यहाँ समानार्थी शब्द देखेंगे हम। निर्मल यानी शुद्ध पवित्र, नीर जल पानी, शीतल ठंडी, मंद हल्की, सुगंध अच्छी गंध, पवन हवा वायु, श्रम मेहनत परिश्रम, षड ऋतु यानी वर्ष की 6 ऋतुएं। दृश्ययुक्त दृश्यों का मेल, देखने योग्य, अद्भुत अलग अनोखा विलक्षण, शुचि पवित्र शुद्ध, सुधा अमृत जल, तरणी सूर्य, तम अंधकार, नाश विनाश और समाप्त। अब हम अर्थ देखते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से मातृभूमि को प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में कहते हैं कि यहाँ शुद्ध व पवित्र जल के समान यहाँ नीर है। जो जल है यहाँ का वह शुद्ध और पवित्र है और सबसे उत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ मंद यानी धीमा हल्का, यहाँ जो धीमी धीमी चलने वाली शीतल सुगंधित हवाएं है वह शरीर का हर लेना यानी श्रम हर लेती है। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है। षड ऋतुएं यानी 6 ऋतुएं। 6 ऋतुएं कौन सी है? तो पहली है ग्रीष्म जो ज्येष्ठ से आषाढ़ महीने तक होती है। दूसरी है वर्षा जो श्रावण से भाद्रपद तक होती है। तीसरी है शरद जो अश्विन से कार्तिक महीने तक होती है। चौथी है हेमंत जो मार्गशीर्ष से पौष महीने तक होती है। पांचवी है शिशिर जो माघ से फाल्गुन महीने तक होती है। और छठवीं है वसंत जो चैत्र से वैशाख मास तक होती है। ये जो 6 ऋतुएं हैं वह 6 ऋतुओं का क्रम दृश्ययुक्त है। दृश्ययुक्त यानी देखने योग्य, अद्भुत, अनोखा, अलग अलग ये जो क्रम है वह 6 ऋतुओं की अपनी विशेषता लिए हुए है। और ये ऋतुओं में आपने देखा है गर्मी में गर्मी होती है पर रसीले फल खाने को मिलते हैं हमें। वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तो चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। उसी प्रकार से हेमंत, शिशिर, वसंत ये सब ऋतुओं में भी हमें उस मौसम के अनुसार फल फूल देखने को मिलते हैं। तो हर ऋतुओं का अपना अद्भुत क्रम है और अपनी अनोखी विशेषता है जिससे ऐसा लगता है मानो हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। यानी चारों तरफ हरियाली है पर वह हरियाली नहीं लगती है, हरियाली का फर्श नहीं लगता है, वह ऐसा लगता है मानो मखमल है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। कवि कहते हैं कि मातृभूमि को रात में चंद्रमा अपनी अमृत रूपी पवित्र किरणों से सींचता है और दिन में तरणी, तरणी यानी सूर्य, तम का नाश करता है यानी अंधकार का नाश करता है। समझ में आया बच्चों? मैं फिर से एक बार आपको कविता की पंक्ति समझा रही हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। आपको पेंसिल हाथ में लिए हो आप लोगों ने, अब आप जहां जरूरत पड़ती है वहां पे आप नोट डाउन भी करते रहो। आपको साथ में पीडीएफ फाइल में भावार्थ वगैरह तो दिए ही जाएंगे पर साथ में आपको बता रही हूं तब आपको जो विशेष लगता है वह आप लिखने की भी आदत डालिए। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मातृभूमि का जो शुद्ध जल है वह अमृत के समान उत्तम श्रेष्ठ है। जब शीतल मंद सुगंध हवा, पवन यानी हवा चलती है तब दिन भर का जो तनाव है, जो दिन भर की हमारी मेहनत है, परिश्रम है, वह थकावट हमारी दूर हो जाती है, वह तनाव हमारा खत्म हो जाता है। हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं जो 6 ऋतुओं का अपना एक अद्भुत क्रम है, अलग अनोखा क्रम है
जो देखने योग्य है। जैसे गर्मी का ताप, वर्षा की फुहार, शरद की स्वच्छता, हेमंत, शिशिर, वसंत, इसकी हरियाली, ये सब देखने योग्य है। और यह ऐसी लगती है मानो हरियाली नहीं है, चारों तरफ कोई मखमल बिछा हुआ है। आगे कहते हैं कवि कि यहाँ की जो सुधा सींचता रात में, अर्थात यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि रात में चंद्रमा अपनी अमृत रूपी पवित्र किरणों से सींच रहा है, प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार से दिन में सूर्य तम का नाश यानी अंधकार का नाश कर रहा है। समझा बच्चों? तो आपको साथ में पीडीएफ फाइल दी जा रही है, उससे आप समानार्थी विरुद्ध जो भी शब्द दिए गए हैं वो सभी आप कॉपी में लिखेंगे। हम आगे की कविता अगले भाग में पढ़ेंगे।